भूमेश्वर नामक गांव में याकूब नामक एक टोकरी वाला रहता था। याकूब बचपन से ही अपनी माँ को टोकरी बनाने में मदद करते खुद बनाना सीख गया था। उसकी माँ का बीमारी के कारण देहांत हो जाने के बाद अकेले टोकरी का व्यापार चला रहा था। एक दिन में 25 से 30 टोकरी बनाने का सामर्थ्य बन गया था। हर रोज जंगल में जाकर टोकरी बनाने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करके उनको दुकान ले जाके अपना काम शुरू करता था। जितने कर सकता था उतने टोकरी बना के बेचता था। आए हुए आमदनी से घर के लिए जरूरी चीजें खरीदकर बचे हुए पैसों को 2 अलग अलग पेटियों में इकट्ठा करता था। ऐसे ही एक दिन जब याकूब अपने दुकान में काम करते व्यस्त था, एक 13 साल का बालक वहां पे आके याकूब से भीख मांग रहा था। भैया 2 रुपए, बस 2 रुपए दीजिए भैया। बच्चे को ऐसे देख याकूब उसको 2 रुपए देता है। अगले दिन हर रोज की तरह जब याकूब अपने ही काम में मग्न था, तो कल जो बालक आया वही बालक वापस आके उसे भीख मांग रहा था। ऐसे उसका रोज आना देख याकूब पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे हर रोज क्यों भीख मांग रहे हो बेटा? मेरा नाम वासु है भैया। ऐसे भीख मांगने से ही मुझे खाना मिलती है भैया। अरे रे, अच्छा ठीक है, हर रोज खाना मिलने के उपाय है मेरे पास, बताओ तुम्हें। वो क्या है भैया? मैं तुम्हें एक टोकरी बनाना सिखाऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिन में 3 बारी खाना भी दूंगा। मेरे साथ रहते हुए काम करोगे? माँ बाप के ना होने पर और 3 बारी दिन में बिना भीख मांगे खाना मिलने की खुशी में वासु याकूब के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करता है। और उस दिन से हर रोज वासु भी याकूब के साथ दुकान जाना शुरू करता है। याकूब को टोकरी बनाने में मदद करते हुए काम सीख लेता है। केवल इसी में नहीं, बल्कि याकूब को खाना बनाने में भी मदद करता था। ऐसे ही हर काम में वासु याकूब के लिए एक सहारा बन गया था। एक दिन याकूब और वासु टोकरी को बनाने के चीजें लाने जंगल जाके लौट रहे होते हैं। याकूब अपने सिर पे लकड़ियों को उठाता है और वासु अपने हाथ में बाकी चीजें उठाता है। कच्चा रास्ता होने के कारण उसमें बहुत गड्ढे होते हैं। याकूब अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। याकूब को नीचे गिरे हुए देख वासु परेशानी में मदद के लिए इधर उधर देख के चिल्लाता है। एक रिक्शा मिलने पर उसमें याकूब को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर याकूब की चिकित्सा करने के बाद उसके कमरे में आके कहते हैं, याकूब का बायां हाथ टूट गया है। उसे लगभग 6 महीने आराम की आवश्यकता है और उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उसे सख्ती से आराम कराना चाहिए। याकूब को हॉस्पिटल से लेके आने के दिन से हर रोज वासु उसका बहुत ख्याल रखता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि याकूब जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। बचाई गई सभी पैसे याकूब के अस्पताल के बिल, दवाइयाँ, घर के बिलों पर खर्च किए जाने पर और सारी बचत सिर्फ 2 महीने में खत्म हो जाने पर उन दोनों को पता नहीं चलता है कि आगे क्या करें। मैं वापस काम शुरू कर देता हूँ। हमारे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। आपकी चिकित्सा को हुए कम से कम 2 महीने भी नहीं हुए पूरे। जब तक आप 6 महीने तक आराम नहीं करेंगे, तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे कहकर वासु घर के बाहर आकर सोचता है, हमें याकूब जी के दवाइयों और घर के बिल के लिए पैसे चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उसी समय पर उसको अपने घर के सामने 4 बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वो देख वासु, मुझे भी याकूब जी ने भीख मांगने की स्थिति से टोकरी बनाने की स्थिति तक ले आए।
उसी तरह मैं इन बच्चों को टोकरी बनाना सिखाऊंगा और इनका मदद करूंगा। तब इससे हमें पैसे मिलेंगे और हम याकूब जी के लिए दवाइयाँ ले सकेंगे। ऐसे सोचकर वासु उन बच्चों के पास जाता है। ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? बिना भीख मांगे तुम्हें हर रोज खाना मिलने का उपाय मेरे पास है। मेरे साथ आओगे? 3 बारी खाना खाने की आशा में बच्चे वासु का कहना सुनकर आते हैं और टोकरी बनाना सीखने के लिए आते हैं। वासु उनको सिखाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, मगर वो बच्चे श्रद्धा नहीं होने पर सीख नहीं पाते और अंत में उन्हें सिखाने के दौरान वासु खुद कुछ टोकरियां बनाता है और जो पैसे उससे मिलता है उसे बचाता था। ये सब देख के वो बच्चे कोई ना होने के समय पे आके वो पेटी खोल के पैसे लेके वहां से भाग जाते हैं। हर रोज की तरह जब वासु दुकान खोलने आता है तो देखता है कि दुकान पहले से ही खुली हुई है। अंदर किसी के ना होने पर परेशान होता है और अंदर जाता है। पैसों के पेटी थोड़ा खुला होने के कारण वो उसे पूरी तरह से खोलता है और उसे खाली देख के वो घबरा जाता है। फिर वो समझता है कि निश्चित रूप से उन 4 बच्चों ने ही लालच के कारण पैसे चुराए होंगे। वो हर जगह उन्हें खोजता है, सभी गलियों में, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे थे। इसके साथ वो घर लौटता है, बहुत निराश होते हुए। रोते हुए घर आए वासु को देख, क्या हुआ वासु, क्यों रो रहे हो? गलती हो गई याकूब जी, मुझे माफ कीजिए। क्या हुआ वासु, ये तो बोलो। और वासु याकूब को सब कुछ बताता है। रोना मत वासु, तुमने एक अच्छी सोच से उनकी मदद करने की कोशिश की और पैसों के लालच में वो लोग चोरी करके भाग गए। इसमें गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। अच्छे लोगों को अच्छा ही होता है। ऐसे वासु को याकूब ने समझाया। याकूब के बचत के थोड़े पैसे वासु को देकर टोकरी बनाने की चीजें लाने कहता है। वासु के लाए चीजों से टोकरी बनाने में याकूब से जितना हो सके उतना मदद करता है और वासु को अपना साइकिल देके टोकरियां बेचने बाहर भेजता है। और ऐसे ही दोनों से जितना हो सके उतना काम करके पैसा कमा के खुशी से जीते हैं। इस कहानी का नैतिक है, ये जरूरी नहीं है कि गलत करने वालों से हम अच्छे से ना पेश आए। उनके बर्ताव से उनका स्वभाव पता चलता है और तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारा स्वभाव पता चलता है। एक बार था एक लड़का शंकर नामक, जो अपनी माँ सबिता और बहन गुनिया के साथ थारेश्वर के गांव में रहता था। शंकर के पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तब से शंकर की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। सबिता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से शंकर ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया, पर उन्होंने गोनिया की पढ़ाई को नहीं रोका। सबिता इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करती थी। शंकर भी जो अपनी माँ के साथ काम पे जाने लगा, उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे ईंटों को जमा करके सीमेंट भर के दीवारें चढ़ाई गई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था, फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब शंकर को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ,
सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, और ताकि तुम एक दिन एक बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से शंकर हर एक काम को गौर से देखने लगा। उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। शंकर को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और इसी कारण वह अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। बाकी के सारे मजदूर शंकर की कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह शंकर ने 4 साल तक मन लगाकर काम किया। इसी दौरान शंकर की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह काम पे जाना बंद कर दी। अब शंकर अकेला था, जिसको बीमार माँ को भी संभालना था और अपनी बहन की पढ़ाई को भी। सेटों पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो शंकर ने सोचा कि वह खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। माँ, कब तक मैं मजदूरी का काम करूंगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू कर लूं। मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं चंपकलाल सेठ के घर पर काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वो मुझे जब भी जरूरत हो तब वो मेरी मदद करेंगे। अब उनके घर का काम अधूरा रह गया है। मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ और सेठ साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होगा। शंकर चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बोलता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बंदों की जरूरत है। तुम कहां से ले आओगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वो भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे शंकर? मैं और मेरे दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हम दिन भर काम करके भी ये लालची बिल्डर लोग हमें ठीक से पैसे नहीं देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे सर जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम जरूर एक साथ हाथ जोड़कर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे? सर जी, आपका काम भी तो कब से रुका पड़ा है। मैं आपके घर पर काम शुरू करूंगा। मैं आपके घर का काम देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। शंकर अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत शंकर ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पे लगना था। अगले दिन शंकर के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। शंकर ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह। मजदूर पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे। क्योंकि सब जवान थे, वह काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगे। शंकर बाकियों को सही दिशा दिखा रहा था काम करने का, और देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर सारा घर तैयार हो गया। चंपकलाल का ये नया घर देखकर सब लोग हैरान रह गए।
शंकर के पहले मालिक भी ये काम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतना अच्छा मकान बनाया। चंपकलाल सेठ का घर देखकर अब बाकी के लोग भी अपने अपने मकान बनवाने के लिए शंकर को बुलाने लगे। शंकर बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में लाजवाब काम किया तुमने। सेठ साहब ने फिर शंकर को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा भी दे दिया। पैसों के साथ उसने अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा और अपनी बहन को बेहतर स्कूल में डाला। उसने खुद के परिवार के लिए भी मकान बनवा लिया। 18 वर्ष के अंदर अंदर शंकर ने कई प्रकार के लोगों से काम कर लिया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम का नहीं।